गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर हो रही थी और अपनी चर्चा के क्रम में हमने आपके साथ डिस्कस किया अधिकारों की संकल्पना क्या है, अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ती है। नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ राइट्स। डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में देखें तो राइट्स की क्या नीड और रिक्वायरमेंट है, और फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया डेमोक्रेसी और राइट्स के क्या इंटर रिलेशन है, लोकतंत्र और अधिकार के बीच का रिश्ता क्या है। आज उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक सेक्शन उस चैप्टर को पढ़ा होगा। तो एक सेक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड राइट्स। भारत के संविधान में अगर अधिकारों की संकल्पना को आप देखें नहीं, तो अगर थोड़ा सा हम इस बैकग्राउंड में जाएं तो चर्चा मैं करना चाहूंगा। अगर आप देखें तो बिल ऑफ राइट्स की चर्चा आती है ना, और बिल ऑफ राइट्स की चर्चा के जरिए पहली बार अधिकारों को डिफाइन करने का प्रयास किया गया। और लेटर ऑन अगर आप देखें तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, यूएन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की चर्चा आती है। और यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जरिए मानवाधिकारों को रिडिफाइन करने का प्रयास किया गया। तो ये जो हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। तो मानवाधिकारों की बात अगर हम करें तो मानवाधिकारों की जरूरत क्यों होती है। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि ये मानव सुलभ वे अधिकार हैं जो मानव होने के नाते हमें प्राप्त हुए। Human rights are those rights which we have gotten as a human being and which is essential, which is necessary, which is needed for overall development of personality। ये वे अधिकार हैं जो मनुष्य के मुकम्मल व्यक्तित्व के लिए मुकम्मल व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। अर्थात अगर ये अधिकार हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इसके कारण अफेक्टेड होगा। मनुष्य के
मुकम्मल व्यक्तित्व का विकास जो है वह इसके कारण प्रभावित होगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। बातें ये स्पष्ट हुई। अब अगर हम समझने की कोशिश करें तो सवाल, अगला प्रश्न जो उभर करके आता वह यह उभर करके आता है, ह्यूमन राइट्स के प्रति भारतीय संविधान का नजरिया क्या है? What does the Constitution of India think about human rights? तो इसके संदर्भ में दो बातों को देखें, दो बातों को समझने की कोशिश करें। पहली बात, हम यह समझने की कोशिश करें कि ह्यूमन राइट्स की चर्चा नहीं, भारतीय संविधान में कहीं पर मानवाधिकारों की चर्चा की गई है? संविधान के किसी भी पार्ट में किसी प्रकार का कोई डिस्कशन हो, ह्यूमन राइट्स टर्म का प्रयोग हुआ हो? कहीं पर आपको चर्चा नहीं मिलेगी, इसका कहीं पर आपको डिस्कशन नहीं मिलेगा। तो सवाल यहां पर यह उभर कर आता कि अगर ह्यूमन राइट्स की चर्चा नहीं है तो क्या भारत का संविधान ह्यूमन राइट्स के प्रति उदासीन है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ह्यूमन राइट्स के प्रति नेग्लिजेंस देखने को मिलता? क्या ह्यूमन राइट्स को लेकर के यह न्यूट्रलिटी प्रदर्शित करता है? नहीं, यह न्यूट्रलिटी प्रदर्शित नहीं करता है। और अगर आप इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आप क्या पाएंगे, ह्यूमन राइट्स की भले चर्चा नहीं है पर ह्यूमन राइट्स जो हैं भारतीय संविधान में समाहित है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, जब हम कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स भारतीय संविधान में समाहित हैं तो इसके दो पक्ष हैं। सारे ह्यूमन राइट्स नहीं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जितने मानवाधिकारों की चर्चा की गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन सबको समाहित नहीं करता। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो जो महत्वपूर्ण मानवाधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में समाहित, मेजर एंड इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो यहां पर एक और चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिखाई पड़ेगी। क्या चीज? इसको समझने की कोशिश करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप क्या देखेंगे तो आप यह पाएंगे ह्यूमन राइट्स का वर्गीकरण है। ह्यूमन राइट्स को ही यहां पर क्लासिफाई किया गया, और ह्यूमन राइट्स को क्लासिफाई किया गया है फंडामेंटल राइट्स के रूप में, मूलाधिकारों के रूप में, और ह्यूमन राइट्स को क्लासिफाई किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। अगर हम देखें तो इन दोनों रूपों में ह्यूमन राइट्स को यहां पर क्लासिफाई किया गया है। नहीं, फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो ह्यूमन राइट्स हैं, अगर उनके कंटेक्स्ट में हम बात करें तो हम यह कहना चाहेंगे कि ये जस्टिसिएबल है, अर्थात न्यायालय में वाद योग्य है, अर्थात इन्हें न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये नॉन जस्टिसिएबल, न्यायालय में वाद योग्य नहीं, ये नॉन जस्टिसिएबल है।
अगर उस कैटेगराइजेशन को ध्यान में रखें तो फंडामेंटल राइट्स के रूप में जिन ह्यूमन राइट्स को इंक्लूड किया गया है वे क्या है? मूलतः नागरिक अधिकार। वे नागरिक अधिकार जो राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते। ये वे सिविलियन राइट्स हैं, वे पॉलिटिकल राइट्स हैं जो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हुए आते। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की कैटेगरी में जाकर के देखें, यहां पर जिन अधिकारों की चर्चा आपको मिलती है वे सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हैं। और ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते। कई बार यहां से भी प्रश्न उठा करके पूछा गया है पीटी में, नहीं, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समाहित है। और इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो आप कह लें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का संबंध सोशलिस्ट डेमोक्रेसी से जाकर जुड़ता, समाजवादी लोकतंत्र से जाकर जुड़ता। इसका संबंध गांधीवादी लोकतंत्र से जाकर जुड़ता है, समाजवादी लोकतंत्र से जाकर जुड़ता, इसका संबंध गांधीवादी लोकतंत्र से जाकर जुड़ता है। बातें समझ रहे हैं? नहीं? और ये सारे प्रश्न के डायमेंशन। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, ये क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया? कुछ तो क्लासिफिकेशन का पर्पस होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखें, रिसोर्सेज फैक्टर इस क्लासिफिकेशन के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, सिविलियन राइट्स जो हैं रिसोर्सेज पर बर्डन क्रिएट नहीं करते। सिविलियन राइट्स को क्रियान्वित करने के लिए संसाधनों पर निर्भरता नहीं, यह संसाधनों पर निर्भर नहीं है। और इसीलिए अगर आप जाकर के देखें तो सिविलियन राइट्स को तत्काल सुनिश्चित किया जाना, इंश्योर किया जाना। जबकि अगर इसी के कंटेक्स्ट में आप देखने की कोशिश करें तो आप क्या पाएंगे? जहां सिविलियन राइट्स को तत्काल इंश्योर करने की कोशिश की गई है, वहीं पर अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जिन अधिकारों की चर्चा है, जिन सामाजिक आर्थिक अधिकारों की चर्चा है, उनका क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? इनकी संसाधनों पर निर्भरता है। रिसोर्सेज पर इनकी डिपेंडेंसी है। और चूंकि इनकी रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी है, इसलिए इनको इंश्योर करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत थी। और रिसोर्सेज सरकार के पास उपलब्ध नहीं थे या लिमिटेड रिसोर्सेज उपलब्ध थे। चैलेंजेज मल्टीपल थे, चैलेंजेज कॉम्प्लेक्स थे और रिसोर्सेज लिमिटेड थे। तो इन सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंश्योर करता है, उनको इंश्योर करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं थी, सरकार के पास रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं थे। इसीलिए आप देखेंगे कि सरकार से यह अपेक्षा की गई, स्टेट से यह एक्सपेक्ट किया गया कि जैसे जैसे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उन सामाजिक आर्थिक अधिकारों को क्रियान्वित करने की दिशा में पहल किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जाकर के देखें, कुछ और भी अधिकार हैं।
उन अधिकारों के कंटेक्स्ट में हम मूव करें तो तीसरी चर्चा आती है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की। संवैधानिक अधिकारों की चर्चा आती है। संवैधानिक अधिकारों की चर्चा आती है और संवैधानिक अधिकारों की जो चर्चा आती है तो उनमें अगर आप जाकर के देखें, राइट टू वोट, राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, ये किस कैटेगरी में आते हैं? एक प्रश्न दूं, सॉल्व करेंगे? यहां तक बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं। अब एक प्रश्न देता हूं, भारत में संपत्ति का अधिकार देश है? नहीं। अब आपको भरना है ए, मौलिक अधिकार, दूसरा मानवाधिकार, सी संवैधानिक अधिकार और डी विधिक अधिकार, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट। क्या होगा? विश्वजीत, नीरज, बतलाइए क्या होगा? ये बड़ा रोचक प्रश्न है, बतलाइए क्या होगा? बी, डी। मौसम का आंसर डी है। बतलाइए। चंदा, ए बी में कौन मारो तुम? दो ही ना बच्चा। क्या? डी? क्या डी या बी? डी, डी। चलिए बतलाइए। पल्लवी, डी। वाह, डी की संख्या बढ़ती जा रही है। आपने क्या कहा उत्सव जी? बतलाइए। तुम भी बतला ही दो गाजिया। क्या है ही नहीं? चलो मान लिया ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या है ये बतला दो। वहां से ऑनलाइन में नीरज ने सी बतलाया है और विश्वजीत भी सी बतला रहे हैं। अब देखो सी का पलड़ा भारी पड़ रहा है। जल्दी बोलो क्या होगा? नवीन जी डी। चलो 4-4 बराबर हुआ। लगता है सुपर ओवर खिलवाना होगा। क्या शुभम जी आप? सी। बड़ा मुश्किल है। सैफ जी बतलाइए। हाँ, इस 100 मीटर की रेस में निर्णायक बढ़तों की तरफ सी बढ़ रहा है। क्या? मणि किशोर जी। हाँ, अब तुम भी बतला ही दो। हाँ, हमने कहा ना।
निर्णायक बढ़त की तरफ सी बढ़ रहा था, लेकिन अब बात फंस गई है, फंस गई। हाँ तुम भी बोल ही दो। हाँ अरे तो ये भी नहीं होगा क्या? क्या मतलब 4 लड़का का ऑप्शन दे दिया ना, घर वाले ने 4 लड़के का ऑप्शन दिया शादी के लिए कि चुनना है, तो तुमने 2 को छांट दिया, तो जो 2 बचा दोनों से शादी नहीं की जाएगी ना, शादी तो किसी एक से ही की जाएगी। तो ये क्लियर करो। आप लोग भी दैनिक मतलब नैतिक दबाव उत्पन्न करेगा जी यहाँ पर। क्या? डी। अब अगर देखें विधिक अधिकार के पक्ष में 6 वोट है, नहीं 7 ना? अरे हाँ ये तो काउंटिंग में गड़बड़ी मैंने कर दी, नहीं। और संवैधानिक अधिकार के पक्ष में 6 वोट से। और जब लोकतंत्र की मैं चर्चा कर रहा था, तो लोकतंत्र की चर्चा करते हुए हमने क्या कहा था? नहीं, लोकतंत्र की चर्चा करते हुए हमने कहा था कि बहुमत हमेशा सही नहीं होता, बहुमत गलत निर्णय भी ले सकता है, बहुमत की ओर से गलती भी हो सकती है। नहीं, जैसे कल शादी होगी, ससुराल जाओगे, नहीं तो गौर करना ये चीज, या अपने घर में भी गौर कर सकती हो मम्मी के केस में। घरेलू क्वेश्चन को समझते हैं, बड़ा मजेदार होता। कई बार क्या देखेंगे, आपस में और लोग मुंड में मुंड भिड़ाते रहते हैं, लेकिन जैसे किसी बहू का मसला आता है, सारे लोग डिफरेंसेस भुला करके जोड़िया जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं ना? चढ़ बैठते हैं बहू पर, नहीं तो चढ़ के बैठिएगा, दबा दीजिएगा, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है ना कि हर जगह बहू गलत ही हो, है इसका मतलब नहीं। अब क्यों आपको दिक्कत आती है मैं ये बतलाता। कारण आप समझिए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको समझिए। जब आप 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते तो वहां पर क्या पाते? उसके कंटेक्स्ट में यह अमेंडमेंट कब किया गया था, ये सारे प्रश्न हैं। कब किया गया, उस समय किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार। इस सरकार में किनकी भागीदारी थी? इस सरकार में समाजवादियों की भागीदारी थी। इस सरकार को नेतृत्व कौन प्रदान कर रहे थे? पीएम कौन थे? बतलाइए। मोरारजी देसाई। यहां तक बातें समझ में आई? नहीं? अगर आप जाकर के देखें 44वें संविधान संशोधन के पहले इससे पहले अगर आप जाकर के देखें और इसके बाद, इसके पहले अगर हम जाकर के देखें तो संपत्ति का अधिकार क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट था। इसकी चर्चा कहां मिलती है? आर्टिकल
19(1)F। और कहां चर्चा मिलती है? आर्टिकल 30 क्या 31 नहीं, ठीक है। ये भाग 3 का हिस्सा था। नहीं, और अगर आप जाकर के देखें इसके वायलेशन की स्थिति में न्यायिक संरक्षण प्राप्त था। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ये सारे प्रश्न के डायमेंशन ही। अब अगर हमें यहां से मूव करें, लेकिन इसके बाद क्या होता? फंडामेंटल राइट्स न रह जाना, नहीं, इसको किस रूप में जगह दी गई? फंडामेंटल राइट विधिक अधिकार में तब्दील होता है, लीगल राइट्स में तब्दील होता है ना। इसको कहां जगह दी जाती? आर्टिकल 300A भाग, देखिए तो 20 है, मेरे ख्याल से भाग 20 ही होगा, या एक बार चेक कर लीजिएगा, आगे पीछे हो सकता नहीं, तथ्यों के मामले में आगे पीछे मुझसे हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से भाग पार्ट 20 ही होना चाहिए। क्या किन्हीं को याद नहीं है? अरे किन्हीं को याद नहीं है? बेयर एक्ट लिया है या नहीं? बोलिए, बेयर एक्ट लिया है? पल्लवी नहीं लेना? कब? क्या? तो देखिए ना कौन सा है। अरे थोड़ा सा नजर दौड़ा लो ना, मोबाइल है, मतलब क्लास में 15 बार मोबाइल ओपन करके कभी फेसबुक खोलेंगे, कभी व्हाट्सएप खोलेंगे, और काम की चीज पलटने में नहीं। जल्दी बतलाइए, नहीं तो पता चला कि कहिएगा मास्टर बा गलत पढ़ा दिया। मिला? नीरज, नवीन, जाओ वहां, बेयर एक्ट होगा, टेबल पर ऊपर ही रखा होगा, गुटखा की तरह मोटा सा। अब जब कंफ्यूजन हो गया तब अब भाग 18 है क्या? भाग 12, सॉरी, नहीं, एक की जगह 0 आ गया था। भाग 12 अध्याय 4, नहीं, और इसीलिए अगर आप देखें
आप सबने क्या आंसर मारा? इसी के कारण 7 लोगों ने आंसर विधिक अधिकार मारा। ये गलत आंसर है। क्योंकि मैंने कहा है, पहले भी चर्चा की, कि ऐसा संभव है कि एक से अधिक आंसर सही हो प्रश्न में, एक से अधिक आंसर सही हो। तो ऐसी स्थिति में आपको यह समझना होगा, आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। नहीं, अगर हम देखें कि क्यों गलत है, ये बतलाता हूं। ये है विधिक अधिकार, ये है लीगल राइट, और लीगल राइट क्या है? एक सिट नहीं। और अगर आप जाकर के देखें, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यह क्या है? सबसिट। संविधान भी क्या है? संविधान भी क्या है? बतलाइए। संविधान भी एक विधि है। संविधान भी विधि का निर्माण करता है, नहीं करता है? तो अगर यहीं पर आप जाकर के देखें, थोड़ा सा और मैं एलेबरेट कर दूं, आपके लिए चीजों को समझना आसान होगा। नहीं, ये क्या हो गया? अब इसी के भीतर अगर आप देखें तो इसके भी भीतर जो है, ये क्या है? सबसेट। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब आप इसको समझिए, इसके इंटरप्रिटेशन को समझिए, चीजें आसान हो जाएंगी। हर मूलाधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। हर मूलाधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, और हर संवैधानिक अधिकार एक विधिक अधिकार है। बात समझ में आई? हर फंडामेंटल राइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी होगा, एक लीगल राइट भी होगा। नहीं? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख संविधान में मिलता है, और जिन अधिकारों का उल्लेख संविधान में मिलेगा उसको हम संवैधानिक अधिकार भी कहेंगे। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में हम कैटेगराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो लीगल राइट्स होते, अगर लीगल राइट्स को क्लासिफाई हम करें तो हम इसको क्लासिफाई किस रूप में करेंगे?
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और दूसरा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। दैट इज संवैधानिक अधिकार, जिसका संविधान में उल्लेख मिलता है, which has been mentioned in the Constitution। और इसका मतलब होगा एक्स्ट्रा संविधान से इतर अधिकार, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इनका संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन संविधान इनके स्रोत के रूप में, क्योंकि संविधान अपने आप में मूल विधि है, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम किसको कहेंगे? रूल, रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन, कार्यपालिका के आदेश द्वारा प्रदत्त अधिकार, संसद विधानमंडल द्वारा प्रदत्त अधिकार, बातें समझे या नहीं? ये बातें समझ में आई? जिनका संविधान में उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन जब संविधान जिन अधिकारों के सोर्सेज के रूप में सामने आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी दो प्रकार के होंगे, इनको भी हम कैटेगराइज करें। फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 में उल्लेख, ठीक है। नन एफआर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऐसे संवैधानिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब बातें समझ में आई? तो हर फंडामेंटल राइट क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होगा? लीगल राइट होगा। हर लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होगा। कुछ लीगल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होंगे और कुछ लीगल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं होंगे। मतलब ऐसे लीगल राइट्स भी हो सकते हैं जिसका संविधान में उल्लेख हो, और ऐसी स्थिति में उसको संवैधानिक अधिकार कहेंगे। और ऐसे लीगल राइट्स भी होंगे और हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसके स्रोत के रूप में मौजूद है। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फंडामेंटल राइट हैं जिनका
भारत के संविधान के भाग 3 में उल्लेख मिलता है, लेकिन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं। भाग 3 से इतर जिन अधिकारों का संविधान में उल्लेख मिलता है उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहेंगे। अब बातें समझ में आई? तो अब इस प्रश्न में देखें स्पेसिफिक क्या आंसर होगा। संपत्ति का अधिकार लीगल राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म क्या है? यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से है, संवैधानिक अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख मिलता। क्लियर? अब जिन लोगों ने भी आपने विधिक अधिकार की बात की, एनसीईआरटी का ये चैप्टर लोकतांत्रिक अधिकार वाला नहीं पढ़ा है। वहां पर क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? संवैधानिक अधिकार शब्द का उल्लेख नहीं है। बतलाते चलिए। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, पेज नंबर 95, जिसमें कहा गया है कि अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है, संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, बढ़े आगे, यहां से आगे बढ़े। अब समझ में बात आई ना? ये जो सातों भूपद्वीप हैं, नहीं, एनसीईआरटी की पुस्तक मेरे कहने के बावजूद उन्होंने नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी होती तो ये संवैधानिक अधिकार बतलाते। चलिए एक और प्रश्न हो जाए, जब टेस्ट सी लेना है। क्या 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 भन भना रही हो? गायब कहां थी 3 दिन? मतलब मौसम गायब कहां थी? नहीं बोलने के ऑप्शन नहीं। कहां? तो घर जब जाती हो तो एकदम नेटवर्क से, ऑर्बिट से बाहर जाती हो? क्या? घर में तो किसी के पास मोबाइल नहीं होगा ना? और मैंने भी अब निर्धारित कर लिया है, कितनी भी संकट में तुम रहो, मेरा कॉल नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, मतदान का अधिकार एक डैश है। ए मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सी
विधिक अधिकार, और डी मानवाधिकार। इसका जो सही आंसर बतलाएगा मेरी ओर से एक कलम। बस चीटिंग फेयर प्ले होना चाहिए। और अगर सही आंसर बतलाएगा तो मैं एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगा। फेयर प्ले का मतलब ये हुआ, फेयर प्ले का मतलब यही हुआ ना, जब कलम लेने की कसम ठान लें, चार आदमी अंडरस्टैंडिंग बैठा लें ना कि गलत होगा तो होगा, लेकिन आज इनसे झटक करके रहना है। हम ए बोलेंगे तुम बी बोलना, हम सी बोलेंगे तुम डी बोलना, नहीं तो एक्सप्लेनेशन उसी के वेरिफिकेशन के लिए है। क्या आंसर होगा बतलाइए? क्या? डी। बी। हाँ, क्या? बी। बी 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 फॉर बॉम्बे। और कोई? बतलाओ चंदा, तुम भी बतलाओ। विश्वजीत बतलाइए। नीरज ने भी बी मारा है। इधर शुभम जी बतलाइए। बतलाइए जी। डी। वाह, आगे बतलाइए। सोनम बतलाओ, पल्लवी बतलाओ। डी। सोनम बतलाओ। विश्वजीत बतलाइए। बतलाओ सोनम। गाजिया बतलाओ। चंदा बतलाओ। हाँ, बी। बतलाओ चंदा। शुभम जी नहीं बतलाएंगे, अलग रहिएगा। और आप नवीन जी? अच्छा, बतला दिए। गाजिया बतलाओ जल्दी, या बोल दो कि मैं अलग रहूंगी। क्या सोनम? तो आगे बतलाइए चंदा। ए। और बतलाओ। अब बी बोलना बाकी रह गया है, सी बाकी रह गया। समझे? बतलाइए। ए। लॉक कर दो, लॉक कर दो। अब आप मुझे ये बतलाइए, सही आंसर इसका जो है ए है।
ठीक है। और इसमें 3 आंसर सही है। विधिक अधिकार भी होगा, संवैधानिक अधिकार भी होगा और मौलिक अधिकार भी होगा, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट मौलिक अधिकार होगा। क्यों? चंदा बतलाओ और आरती बतलाओ। क्योंकि मैंने इसलिए पहले शर्त जोड़ दी थी कि एक्सप्लेनेशन इज नीडेड, क्योंकि एनसीईआरटी में संवैधानिक अधिकार के रूप में इसकी चर्चा है या नहीं है? मौलिक अधिकार क्यों होगा, मुझे ये जानना है। तो का आपने मारा, क्या पढ़े तब ये बतलाइए ना, तर्क बतलाइए ना, तर्क भूलने की चीज नहीं होती। जो तर्क होते, आप तर्क में आप ये नहीं कह सकते कि भूल गए। हां, तर्क दिमाग से स्लिप कर सकता है, ठीक है, लेकिन क्लैरिफिकेशन तो देना होगा। बिना उसके वो कंडीशन मेरा था, मास्टर का पैसा बड़ी मुश्किल, समझे, बक 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 करते हैं ना 2 घंटा, और तब भी उसमें आप लोग जो है ना कबड्डी खिलाते। तो बतलाइए जल्दी। बेसिकली अगर आप देखें, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो विवाद उभरा था, उन विवादों के आलोक में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, अगर उस जजमेंट को पढ़िएगा तो इस पर विस्तार से चर्चा की गई है कि वेदर राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट। और अब तक न्यायिक निर्णयों के इतिहास में इस पर विस्तार से चर्चा की गई, और लास्ट कंक्लूजन जो ड्रॉ किया गया उस जजमेंट में, ये ड्रॉ किया गया कि राइट टू वोट इज ए फंडामेंटल राइट, यह मूलाधिकार है, और इसको सीमित करने की कोई भी कोशिश क्या मानी जाएगी, मूलाधिकारों का उसे हनन माना जाएगा। बातें स्पष्ट हुई? इसलिए आप लोगों जो है सही आंसर देते हुए भी पुरस्कार से वंचित है। कोई लेकिन नहीं, कोई लेकिन नहीं। हाँ बोलिए। हाँ, हमने कहा संवैधानिक अधिकार नहीं होगा, मैंने तो कहा विधिक अधिकार भी होगा, संवैधानिक अधिकार भी होगा और फंडामेंटल राइट भी होगा। हर फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। और तो ये जो फंडामेंटल राइट है, इसमें किसका रोल है? रोल ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इसमें न्यायिक निर्णयों की भूमिका है। क्या मूलाधिकार ऑप्शन में है? नहीं, ये है एक बात। दूसरी बात, यूपीएससी में कब पूछा गया था। तीसरी बात, यहां पर क्वेश्चन किसने सेट किया है।
मैंने सेट किया है, मैंने सेट किया है, और मैंने अगर क्वेश्चन सेट किया है तो मैंने किस एंगल से सेट किया, वो एंगल अहम होगा। ये बड़े सब्जेक्टिव मैटर है। फिर चुप, मौलिक अधिकार की श्रेणी में दो अधिकार आते हैं। एक ऐसे अधिकार जिनका संविधान के भाग 3 में सीधे सीधे उल्लेख मिलता है, और दूसरा जिनका भाग 3 में उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन के लिए आवश्यक जो भी अधिकार आवश्यक है वो फंडामेंटल राइट्स है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है इसका, बोलिए। नहीं, न्यायपालिका ने कई अवसरों पर यह कहा कि नहीं, कि हो सकता है किसी अधिकार का उल्लेख, किसी राइट्स का रेफरेंस भाग 3 में ना हो, लेकिन भाग 3 जिन अधिकारों को इंश्योर करता है, उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अगर किसी अधिकार की आवश्यकता है तो वो भी फंडामेंटल राइट होगा, या जुडिशियरी का जजमेंट। और तीसरा, केवल किताबें पढ़ती हो या दिमागों लगाती हो। बोले थे चैप्टर पढ़ के आने, अधिकारों का बढ़ता हुआ दायरा सब सेक्शन है उस चैप्टर में, और अधिकारों का बढ़ता हुआ दायरा जो है उसमें देखो तो रोल ऑफ जुडिशियरी है। अधिकारों के दायरे को विस्तृत करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, उसकी चर्चा की गई है या नहीं की गई? बोलो मौसम, चर्चा की गई है? आवाज नहीं निकल रही है। कल शुक्रवार का व्रत तो नहीं था कि मेस वाला खाना ठीक नहीं देता है? नहीं। और तीसरी चीज, जब मैं जुडिशियल जजमेंट के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, हु इज द custodian of Indian Constitution? Supreme Court is the custodian of Indian Constitution. Who is the custodian of fundamental right? Supreme Court is the custodian of fundamental right. तीसरी चीज, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को लेकर के कोई विवाद उठता है तो फाइनल से किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू वोट फंडामेंटल राइट। और ऐसा नहीं कहा कि केवल कह दिया, वेदर इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और इट इज ए फंडामेंटल राइट, इस पर विस्तार से चर्चा चली और कई पेजेज सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के इस पर हैं। और फाइनली उस कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन की चर्चा करते हुए कंक्लूजन किसके पक्ष में डिराइव किया गया? फंडामेंटल राइट के पक्ष में कंक्लूजन डिराइव किया गया। अब अगर आप जाकर के देखें, नहीं बेसिकली अगर हम जाकर के देखें तो बेसिकली देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है राइट्स के प्रति कमिटमेंट को प्रदर्शित करता है, अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता घोषित करता है। नहीं, और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो वह पॉलिटिकल जस्टिस की भी बात करता है, सोशल जस्टिस की भी बात करता है, इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात करता है। वह राइट्स की चर्चा के क्रम में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ प्रेस्टीज की बात करता है। वह अधिकारों की चर्चा के क्रम में लिबर्टी की बात करता है, नहीं लिबर्टी ऑफ थॉट की बात करता है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, लिबर्टी ऑफ फेथ की बात करता है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप की बात करता है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ की बात करता है ना? नहीं।
और अगर आप जाकर के देखें तो वह लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस की बात करता है प्रियम्बल। और उसी के कंटेक्स्ट में देखें, फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से प्रियम्बल में जो कमिटमेंट प्रदर्शित किया गया है, उस कमिटमेंट को व्यावहारिक धरातल पर उतारने की कोशिश की गई है। नहीं, और अगर आप देखें तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने में सहायक है। रूल ऑफ लॉ की भी बात है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात है ना आर्टिकल 14 में, या नहीं है? बोलिए। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो 6 प्रकार के अधिकारों की चर्चा। यहां पर ध्यान रखेंगे, रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की बुनियाद है। अब संविधान में जाकर के देखेंगे 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा मिलती है। पहला खंड क्या है? समता खंड कहते नहीं, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समता खंड के अंतर्गत कई बार यह पूछा गया है, समता खंड का विस्तार है, वह राइट टू इक्वलिटी को इंश्योर करता है। दूसरा अगर आप जाकर के देखें, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो बेसिकली आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 राइट टू इक्वलिटी की बात करता, राइट टू फ्रीडम की बात करता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22। नहीं, और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो राइट टू इक्वलिटी में भी 5 आर्टिकल हैं, राइट टू फ्रीडम में भी 5 आर्टिकल हैं। अब इसी में ध्यान रखेंगे, एक शब्द आता है डबल जियोपार्डी। इसका मतलब समझिएगा, दोहरे दंडादेश से संरक्षण। डबल जियोपार्डी क्या कहता है? एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। सेम क्राइम के लिए किसी इंडिविजुअल को 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। और यहां पर 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता, तो वो पनिशमेंट क्या है, नेचर ऑफ पनिशमेंट क्या है? तो यहां बात की जा रही है जुडिशियल पनिशमेंट की। नहीं, बातें स्पष्ट हुई? और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट मिल सकता है, जुडिशियल पनिशमेंट भी मिल सकता, दोनों अलग अलग मिल सकती। एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट से डबल जियोपार्डी जो है प्रोटेक्शन नहीं प्रदान करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन प्रदान नहीं करता, जिसको आप डिपार्टमेंटल एक्शन कहते, विभागीय कार्यवाही कहते। तो वहां पर डबल जियोपार्डी से संरक्षण का मतलब है डबल जुडिशियल पनिशमेंट से संरक्षण। अब बात समझ में आई? न्यायपालिका 2 बार दंडित नहीं कर सकती। विभागीय कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही है। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई घटना सरकारी कार्यालय में घटी, यौन उत्पीड़न की घटना घटी, ठीक है,
सरकारी कार्यालय में घटे, भाई कॉर्पोरेट हाउसेज में घटे नहीं। तो उस स्थिति में क्या होगा, डिपार्टमेंट भी एक्शन लेता है, जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, आपको निकाला जाएगा वहां से। एंड एट द सेम टाइम ये मसला जुडिशियरी में भी जाएगा, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट लॉ होता, क्राइम जो है वो अगेंस्ट स्टेट होता है नहीं, तो वहां पर जुडिशियरी एक्शन लेगी। अब अगर तीसरा जाकर के देखें, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें दो अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 23 जो है वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार का निषेध करता है, फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। और आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर की बात करता है। तो एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो ही आर्टिकल है। अब अगर वहां से मूव करें तो अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 4 आर्टिकल आएंगे 25 से 28 तक, 25, 26, 27, 28। और यहां पर ध्यान रखेंगे राइट ऑफ कन्वर्जन, धर्मांतरण का अधिकार, वह क्या है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 25 के अंतर्गत। क्योंकि आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, राइट ऑफ कन्वर्जन जो है, रिलीजियस कन्वर्जन जो है, उसके 2 डायमेंशन है। वॉलंटरली अगर कोई अपने को कन्वर्ट करता है, स्वेच्छा से कोई अपना धर्म परिवर्तित करना चाहता, ठीक है, तो वो परमिटेड है, वो परमिटेड है, ठीक है, उस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं। जैसे आजकल पिछले कुछ दिनों से जापानीज बौद्धिज्म का जो है एक महायान सेक्ट है, निसेरिन बौद्धिज्म, तो पिछले कुछ दिनों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं हिंदू धर्म को छोड़े बिना, ठीक है। तो हमें धर्मांतरण का अधिकार है, धर्मांतरण करने का अधिकार है, धर्मांतरण करवाने का अधिकार नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। बाय फोर्स, बाय प्रेशर, छल का सहारा लेकर, लोभ देकर, जैसा क्रिश्चियन मिशनरियां को लेकर शिकायतें आती। रिलीजन में सबसे बढ़िया मुझे सिखिज्म लगता है। टेंडेंसी टू सर्व और सेंस ऑफ सर्विसेज उसका जितना पाक है, जितना पवित्र है, उतना किसी रिलीजन में नहीं दिखेगा। क्रिश्चियनिटी भी तो क्रिश्चियनिटी भी तो उसी के पर्पस से काम करता है। मिशनरी एक्टिविटी का प्राइम एजेंडा क्या है, कन्वर्जन, क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, नहीं। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो ये सेंस ऑफ सर्विसेज आपको इस्लाम में भी मिलेगा। अभी भी ज़कात की संकल्पना है इस्लाम में, लेकिन अगर आप देखें तो ज़कात का दायरा लिमिटेड है, वो अपने रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों तक सीमित है। मतलब थ्योरी में जो भी हो, प्रैक्टिस में मैंने
यही चीजें इन प्रैक्टिस सामान्यतः मैंने यही चीजें महसूस की। और इसलिए जब कोविड के समय हम लोग काम कर रहे थे अपने होम टाउन में, तो बेसिकली रेगुलर काम करने वाले 2 आदमी थे। एक हम लोग थे, हमारा एनजीओ जो है ढाई आखर फाउंडेशन, और एक मुस्लिम कम्युनिटी के ग्रुप थे। और हम लोगों के बीच जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन था, बेटर अंडरस्टैंडिंग थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करें और एक लार्जर एजेंडे के साथ काम करें। तो हम लोगों ने रीजन डिवाइड कर लिया कि अमुक रीजन में आप काम करें, इस रीजन में मैं करता हूं। और उस रीजन में आने वाले हिंदू या मुस्लिम जो भी हो वहां पर उन्होंने काम किया, और जो हमारे लिए रीजन निर्धारित था उसके अंतर्गत आने वाले हिंदू मुस्लिम जो भी थे उनके लिए हमने काम किया। मेरी बातें समझिए, ठीक है। अगर आप जाकर के देखें, आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, हिंदू धर्म में भी, सनातन धर्म में भी देखेंगे धर्मादा की संकल्पना है। सुना है कभी इसके बारे में? हाँ, घर जाकर के बुजुर्गों से पूछिएगा। तो धर्मादा की जो संकल्पना है वो क्या है? धर्मार्थ जो आप, जैसे गल्ला वगैरह की दुकानों पर आप जाएंगे ना, गल्ला की दुकानों पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे सेस की तरह एक एडिशनल चार्ज वसूला जाता है। मतलब ये देखने की चीज है, समझने की चीज है। और दरअसल वो जो एडिशनल अमाउंट वसूला जाता है वो सामान्यतः धर्मार्थ भेजा जाता है। बेसिकली वो गौशाला में भेज दिया जाता। तो वहां पर एक रिलीजियस कंटेक्स्ट से है, वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट वहां पर मुझे जहां तक समझ आती है व्यवहारिक रूप में वो वहां पर नहीं है, ठीक है। अब अगर हम मूव करें तो अगला जो डायमेंशन है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, 5वां अधिकार जो है, और आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ठीक है, वो इसी के अंतर्गत आता है। 31 भी इसी के अंतर्गत आता था जिसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अभी पिछला प्रश्न जो डिस्कस किया था उसमें ध्यान रखेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी लिमिटेड सेंस में अभी भी फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी लिमिटेड सेंस में अभी भी फंडामेंटल राइट नहीं। जैसे जो एरेबल लैंड है, कृषि योग्य जमीन है, तो सामान्य स्थिति में कृषि योग्य जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, और अधिग्रहण अगर किया जाएगा तो प्रॉपर उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। और दूसरा अगर आप जाकर के देखें, दूसरा कंटेक्स्ट अगर जाकर के देखें, बतला दे रहा हूं क्योंकि कई बार, ठीक है, अगर आप जाकर के देखें तो दूसरा जो है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अगर मूव करें तो छठा अधिकार है, वह क्या है? तो छठा अधिकार जो है वह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार हासिल करने का अधिकार। तो संविधान में आप देखेंगे इन 6 अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता।
और इसी के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो एक और चीज मैं स्पष्ट कर दूं, यहां पर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक और चीज मैं स्पष्ट कर दूं, वह यह कि अगर आप संविधान में जाएं तो एक और चीज आप पाएंगे। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम की बात करता और स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत पहले 7 अधिकार थे 44वें संविधान संशोधन के पहले तक। अब अगर जाकर के देखें, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत केवल 6 अधिकार शेष रह गए हैं, संपत्ति के अधिकार को बाहर करने के बाद। अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो जब अधिकारों पर हमारी चर्चा हो रही थी तो अधिकारों को परिभाषित करते हुए हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अधिकार व्यक्ति के द्वारा लोगों से, समाज से, सरकार से, शासन से और राज्य से किए गए ऐसे दावे हैं, नंबर 1, जिनका तार्किक औचित्य हो, नंबर 2, जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त हो। लेकिन केवल तार्किक औचित्य और समाज की स्वीकृति प्राप्त करने से नहीं होगा। तीसरी बात की गई कि उन अधिकारों को वैधानिक मान्यता भी मिलनी चाहिए, कानूनी मान्यता भी मिलनी चाहिए। रिटन डॉक्यूमेंट के जरिए उन अधिकारों को सुनिश्चित किया गया हो और केवल डॉक्यूमेंटेशन से समस्या का समाधान नहीं होगा। चौथा कंटेक्स्ट अगर जाकर के देखें तो एक और बिंदु मैं ऐड करूंगा, वायलेशन की स्थिति में प्रोटेक्शन भी जरूरी है, तो अदालत द्वारा मान्यता और अदालती संरक्षण भी जरूरी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अधिकार प्रदान करता है व्यक्तियों को और नागरिकों को, अगर आप जाकर के देखें तो उन अधिकारों को इंश्योर करने के लिए क्या किया गया है? तो 4-5 काम किए गए। नंबर 1 अगर आप जाकर के देखें तो वे जुडिशियरी द्वारा प्रोटेक्टेड है, न्यायपालिका का संरक्षण प्रदान किया गया नहीं। और यह जुडिशियल प्रोटेक्शन किन रूपों में है, इस चीज को समझे। तो यह जुडिशियल प्रोटेक्शन 2 रूपों में। आर्टिकल 32 जो अपने आप में संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अपने आप में फंडामेंटल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी व्हिच इन इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट, जिसके तहत आप देखेंगे 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते नहीं, हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस नहीं, प्रोहिबिशन, सर्टेररी एंड को वारंटो। हैवियस कॉर्पस को क्या कहते हिंदी में? बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश को कहते, मैंडेमस को कहते परमादेश, प्रोहिबिशन कहते प्रतिषेध को, सर्टेररी उत्प्रेषण और को वारंटो अधिकार प्रेक्षण। तो अगर आपके अधिकार का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मूव करते, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट मूव कर सकते। सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे तो आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट मूव करेंगे तो आर्टिकल 226 के तहत। दूसरा अगर आप देखें तो आर्टिकल 13(2) क्या गड़बड़ आ गई पल्लवी? आर्टिकल 13(2) 13(2) 32 वाला काम खत्म, चैप्टर क्लोज। अब 13(2) जुडिशियल रिव्यू
अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की अथॉरिटी है, वह उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी निर्धारित करेगा, उसकी संवैधानिकता का परीक्षण करेगा और जरूरत पड़ने पर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की मात्रा तक उसे नल एंड वाइड घोषित कर सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता। तीसरा, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हो, इसके लिए अगर आप देखें जुडिशियरी को पावरफुल बनाया गया नहीं, और जुडिशियरी को पावरफुल बनाया गया है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में उसकी परिकल्पना करके। जुडिशियरी को पावरफुल बनाया गया है कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के रूप में उसकी परिकल्पना करके। जुडिशियरी को पावरफुल बनाया गया है इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में उसकी परिकल्पना करके। जुडिशियरी को पावरफुल बनाया गया है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की परिकल्पना के जरिए, स्वतंत्र और सक्षम न्यायपालिका की परिकल्पना। और अगेन अगर आप जाकर के देखें तो इसी के मद्देनजर आप देखेंगे पीआईएल की संकल्पना, जनहित याचिका की संकल्पना। आपको 2 थप्पड़ खींच दूं तो क्या आप पीआईएल दायर कर सकते मेरे अगेंस्ट? बोलिए। नहीं, नहीं। क्यों? ये आपके इंडिविजुअल राइट्स का वायलेशन है। आप कह सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड हुआ, आप ये कह सकते हैं, हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में। अच्छा, हमने 2 थप्पड़ दे दिया तो केस आप ही को करना होगा या आपके बदले कोई जाकर के केस कर सकता है? बताइए। जनरल लिटिगेशन जो है, जनरल लिटिगेशन केवल 2 स्थितियों में होगा। जनरल लिटिगेशन के लिए थर्ड पार्टी को परमिशन नहीं है। पीआईएल में कोई भी थर्ड पार्टी जाकर के उसके लिए प्रभावित होना जरूरी नहीं है, अफेक्टेड होना जरूरी नहीं है। जनरल लिटिगेशन में अफेक्टेड होना जरूरी है। और दूसरी चीज, जनरल लिटिगेशन में आपको सशरीर उपस्थित होना होगा। प्रभावित व्यक्ति को सशरीर उपस्थित होगा, पेटिशनर को सशरीर उपस्थित होना होगा। लेकिन अगर आप जाकर के देखें पीआईएल के कंटेक्स्ट में स्वशरीर उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। यही हो सोनम, क्लास में ही हो, लग रहा है बीच में बाहर टल, रात में झगड़ा तो किसी से नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं दिया। हाँ, तो यहीं रहो, मत जाओ दूर। ठीक है, बातें समझ में आई? तो पीआईएल में सशरीर उपस्थित होना जरूरी नहीं है। और एक और चीज पीआईएल की खासियत, जैसे कलकत्ता वाले मसले को देखेंगे, ठीक है, अभिया नाम दिया गया है, अभिया कांड। तो अभिया कांड वाले में देखेंगे तो सो मोटो कॉग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। किसी ने पिटीशन नहीं दायर किया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चीजें चल रही हैं वहां से इशू को पिक किया और विचारार्थ स्वीकार किया। सो मोटो का मतलब है अपनी ही पहल पर। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? अब अगर आप जाकर के देखें, अधिकारों का बढ़ता दायरा, जैसे मैंने आपको कहा अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषित किया गया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट को सोर्स बना करके अधिकारों को रिडिफाइन किया गया। इस रीडेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट की अहम भूमिका रही है। नहीं, राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21, उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने किस रूप में की? राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमामय जीवन के अधिकार के रूप में की।
और उसका दायरा फैलाते चली गई। उसमें जो है राइट टू एजुकेशन भी आ गया, राइट टू फूड भी आ गया, भोजन का अधिकार भी आ गया, नहीं, राइट टू गुड हेल्थ भी आ गया, स्वस्थ रहने का अधिकार भी उसके अंतर्गत आ गया, शिक्षा का अधिकार भी उसके अंतर्गत समाहित हो गया। ठीक उसी प्रकार देखेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो उसने इंटरप्रेट किया, तो उसके अंतर्गत आरटीआई आ गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया। अभी अगर आप जाकर के देखें तो जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट काफी चर्चा में है ना? क्यों चर्चा में है? रीजन? तो अगर आप जाकर के देखें 2017 में एक शब्द यूज होता है कास्टिंग काउच, जैसे काम के बदले अनाज योजना है ना, उसी तरह अगर आप देखें देह के बदले काम योजना है, और अक्सर बॉलीवुड में इस चीज का प्रचलन होता है। मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या अदर जो होते हैं, नहीं, वो जब महिला अभिनेत्रियों को मौका देते हैं तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, उसकी पूरी कीमत वसूलते हैं, और अक्सर इसके कारण जो है उनका दैहिक शोषण होता है, यौन उत्पीड़न होता है। तो एक मसला मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरोइन ने यह मसला उठाया, प्रेशर बिल्डअप हुआ। 2017 में जस्टिस हेमा की रिपोर्ट में एक 3 मेंबर कमेटी गठित की गई। उस कमेटी ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो मेल सॉवरेनिज्म है, वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता और वुमेन का जो सेक्स एब्यूज होता है, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल एब्यूज जो होता है, इस मसले पर विस्तार से जांच की और 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। और आपको तो पता है ये लोग बड़े पावरफुल होते हैं, पैसे वाले होते हैं, और बॉलीवुड से ज्यादा पैसा अगर आप जाकर के देखें तो बॉलीवुड से ज्यादा पैसा आपको साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वहां पर है। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, वहां एक औसत कलाकार का जो मेहनताना है, वो मेहनताना बॉलीवुड के टॉप कलाकार से ज्यादा है। ये रियलिटी है। तब बात को दबा दिया गया, आरटीआई के जरिए जो है लगातार केरल सरकार पर दबाव बनाया गया, और मजबूरन अभी अगस्त 2024 में केरल सरकार ने मजबूरन उसको क्या किया, डिस्क्लोज किया, उस रिपोर्ट को, हेमा समिति के रिपोर्ट को पब्लिक किया है। नहीं, तो ये आरटीआई का कमाल है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेतिया में सभा की और पता चला समस्तीपुर रेलवे मंडल में जो फंड थे डिफरेंट प्रोजेक्ट में, 24 करोड़ फंड जो है वहां से ट्रांसफर करके बेतिया में जो उनकी चुनावी सभा हुई उस पर, उसकी तैयारी में खर्च की गई। और ये तो एक एग्जाम्पल है, और ऐसे पूरे देश में हुए होंगे। ये एक एग्जाम्पल है, एक सभा में 24 करोड़। ठीक है, कोई नाम लेवा है, कहीं कोई चर्चा है? मजाल है कि मीडिया। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। इन्हीं सब चीजों को तो चेक करने के लिए अपने जोगी जी काम कर रहे हैं। लाए हैं ना, अभी यूपी में एक बिल लाया गया है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए। दरअसल उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। सोशल मीडिया से लेकर के ये जो आपको इन्फ्लुएंसर जो है, तो ये आरटीआई का कमाल है। ये आरटीआई का कमाल है। कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई आरटीआई के कारण हुई, जो उसने खुद लाया। और इसलिए लेटर फेज में कांग्रेस ने भी आरटीआई को कमजोर करने की कोशिश की,
लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई, गठबंधन सरकार थी और कांग्रेस बदनाम हो चुकी थी। लेकिन इस सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान आरटीआई को बहुत हद तक वीकेंड कर दिया है या व्यवहारिक धरातल पर अप्रभावी बना दिया है। तो ये यहाँ का विषय नहीं है। कैसे अधिकारों का दायरा बढ़ रहा है, मैं उसकी चर्चा कर रहा था। फिर उसी के कंटेक्स्ट में देखें, मैंने इस बात की भी आपके साथ चर्चा की कि अधिकारों के दायरे को ब्रॉडर करने में दो और चीजों की भूमिका होती, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी भूमिका होती, समृद्धि और विकास की भी भूमिका होती। मैंने पहले ही कहा था कि राइट्स कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट्स एक डायनामिक कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे समाज विकसित होता है, अधिकारों के दायरे विस्तृत होते चले जाते, अधिकार पुनर्परिभाषित होते चले जाते। नहीं, घर में जाकर के पूछिएगा मां क्या पहनती है, साड़ी पहनती हैं या सूट पहनती है? और अगर सूट पहनती हैं तो उस सूट पहनने के लिए उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा, नहीं? या आप लोग अगर जींस पहनने की कोशिश आप लोगों ने की होगी तो घर के भीतर कितना बवाल मचा होगा। आप इस चीज को समझिए। नीतीश जी ने जब मुख्यमंत्री कन्या साइकिल योजना शुरू की, उस समय एक गीत आया था, क्या था? हाँ, बुढ़वा के दिल के धक्का मार, साइकिल से छोड़ी दिल के धोती फाड़। और दरअसल अगर आप जाकर के देखें तो उनके इस इनिशिएटिव को, या जो महिला आरक्षण दिया गया स्थानीय संस्थाओं में 50% किया गया, नहीं तो हम लोग सुनते थे। हमारे पिताजी पढ़े लिखे थे, लिबरल थे, डेमोक्रेटिक थे, सेकुलर थे, प्रोग्रेसिव सोच उनकी थी। लेकिन एक बात उनके मुंह से अक्सर सुनता था कि नीतीशवा जो है ना, सब महिला का मन बढ़ा दिया है, समझे? अब पुरुष जो है घर में बैठेगा और महिला बैग लटका करके पंचायती करने जाएगी। तो ये मेल सॉवरेनिस्ट सोसाइटी के लिए उसे पचा पाना क्या हुआ? मुश्किल हुआ। लेकिन आज ये चीज वाइडली एक्सेप्टेबल है या नहीं? धीरे धीरे उन्हीं महिला जनप्रतिनिधियों में ऋतु जायसवाल भी है या नहीं है? नहीं, जो पुरुष प्रभुत्ववादी समाज की ईंट से ईंट बजा रही है। तो हम इस चीज को समझे, तो हम ये समझे कि जैसे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी सोसाइटी का होता है, अधिकारों का दायरा विस्तृत होता चला जाएगा, व्यापक होता चला जाएगा, अधिकार रिडिफाइन होते चले जाएंगे। कई बार कहता है, देखेंगे नौटंकी होती, मेरी भी कई बार बहस होती, नहीं, अक्सर बात होती है कि भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। लगता है ना नारा, दक्षिण पंथियों का नारा है पॉपुलर। मैं कहता हूं कोई आकर के बोले मुझे कि आपको भारत माता की जय कहनी है, मैं कहूंगा नहीं कहूंगा। ये मेरी मर्जी है, मेरा फ्रीडम है, मैं भारत माता की जय बोलूं या ना बोलूं। हु आर यू टू आस्क, हु आर यू टू इंस्ट्रक्ट मी टू से भारत माता की जय? तुम होते हो कौन हो कहने वाले? मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? नहीं, मेरी मर्जी मैं वंदे मातरम बोलूं या ना बोलूं, ये मेरी मर्जी है, कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। ये मेरी मर्जी है हम राष्ट्रगान गाएं या ना गाएं। ये फ्रीडम हमारे संविधान ने हमें दिया है, हम इस बात को समझें। नहीं, और इसलिए देखेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसान अल्लाह, इस नारे को भी संविधान बहुत गंभीरता से नहीं लेता, न्यायपालिका बहुत गंभीरता से नहीं लेती। तब तक
जब तक इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस नहीं हो और इसका सॉलिड प्रूफ ना हो। मेरी बातें समझे। मैंने आपके सामने उदाहरण दिया था वियतनाम वार का कि किस तरह से अमेरिकी महिला पत्रकार ने अमेरिकी टैंक पर चढ़ करके सैनिकों से अपील की थी और ऐसा माना जा रहा था कि जब जाएंगी तो उनके अगेंस्ट देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन अमेरिकी सरकार ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया। एक याद होगा, अमेरिका में अभी कुछ साल पहले एक घटना घटी थी। पुलिस ने किसी ब्लैक के इस पर, और पूरा का पूरा अमेरिका में आंदोलन खड़ा हो गया था। आज देखें ना, पूरी की पूरी कलकत्ता सड़कों पर है या नहीं है? हाँ, क्या बिहार के लोगों से इसकी उम्मीद कर सकते? क्यों कलकत्ता सड़कों पर है? नहीं, हम लोग डिफेम कर रहे हैं ना बंगाली समाज को। क्यों सड़कों पर है? इसलिए उसका प्राइम रीजन मैं बतलाता हूं कि वो लेफ्ट का गढ़ रहा है, और लेफ्ट जहां भी मजबूत रहा है वहां पर संघर्ष चेतना आपको दिखेगी। वो संघर्ष चेतना वहां पर है, लोग वहां के अवेयर हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक। अदर भी फैक्टर हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर देखें, दूसरा अगर आप जाकर के देखें, जन संघर्षों की भी भूमिका होती है, मास मूवमेंट की भी भूमिका होती है, और जन संघर्षों के जरिए लोकतंत्र भी अधिकारों के दायरे को व्यापक बनाने में अहम रोल प्ले करता है। अमेरिका आजाद हुआ 1776 में, और महिलाओं को मताधिकार मिले 1920 में। 144 साल लगे, 144 साल लगे महिलाओं को मताधिकार देने, नहीं? और अगर आप जाकर के देखें, नहीं तो भारत में, मतलब देखिए किस भेड़ चाल में हम लोग चल रहे हैं। दुनिया कैपिटल पनिशमेंट को एबॉलिश कर रही है, और हम रेप के लिए कैपिटल पनिशमेंट की मांग कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा नहीं। मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा नो, नो एंड नो। क्यों? व्हाई नो? तो 2-3 सिंपल रीजन है। पनिशमेंट का पर्पस क्या होगा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे ना। पनिशमेंट का पर्पस होता है इंप्रूवमेंट, सुधार। किसी की जान ही ले लेंगे तो सुधार क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात, कैपिटल पनिशमेंट इनह्यूमन है, ये नेचुरल राइट का वायलेशन है। सांस लेना हमारा प्राकृतिक अधिकार है। कोई भी स्टेट हमारे राइट्स को तभी हमसे छीन सकता है जब उसने राइट्स कन्फर किया हो, ऐसे नहीं छीन सकता। और इसीलिए आप देखें कैपिटल पनिशमेंट का दुनिया में विरोध हो रहा है और उसको विड्रॉ किया जा रहा है। पनिशमेंट को अधिक ह्यूमन बनाना, सजा या दंड को उदार और मानवीय बनाना, बनाए जाने की बात होती है। ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू से इसका संबंध होता है। तीसरा क्या? एक्सप्लेन ही तो कर रहा हूं। मानवीय, उदार और मानवीय बनाना। हाँ, आप किसी को जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, वो नेचुरल राइट है ना। नेचुरल राइट्स वे राइट्स होते हैं जिसे कोई छीन ना सके, कोई डिप्राइव नहीं कर सकता आपके नेचुरल राइट से आपको। इसके पीछे का तर्क यही है। और सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे कि अगर रेप के लिए कैपिटल पनिशमेंट कन्फर आप करते हैं
तो उस स्थिति में यौन उत्पीड़न रुकने नहीं जा रहा। कितने लोग हैं जो सोच समझ के प्लान्ड मैनर में रेप करते? मेरे कंसर्न को समझिएगा। वो मोमेंटस होता है, मोमेंट के लिए, और वो कोई भी हो सकता है, हम में आप में से भी कोई हो सकता है। एक मोमेंट ऐसा हमारी जिंदगी में आया जब हम अपने आवेग को नियंत्रित कर पाने में असमर्थ हुए, और उस मोमेंट में ऐसा कुछ हम कर गए। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो अगर कैपिटल पनिशमेंट की व्यवस्था कीजिएगा तो पता चला कि रेप भी हो रहा है और रेप के बाद उनकी जान भी ले ली जा रही है। इसलिए देखेंगे जब जब रेप के लिए कैपिटल पनिशमेंट की बात हुई, अब महिला संगठनों ने उनका विरोध किया। अब बातें समझ में आई या नहीं? नहीं? और सवाल यह उठता, अब आगे की बात बतला रहा हूं, सवाल यह उठता है, समस्या के समाधान तक पहुंचिए ना, क्यों होता? नहीं? हमारा समाज, हमारी संस्कृति मेल और फीमेल के बीच हेल्दी रिलेशन को डेवलप नहीं होने देती है। अगर एक ऐसे परिवेश का हम निर्माण करें, अगर ऐसे सामाजिक माहौल को निर्मित करें, अगर ऐसे शैक्षणिक परिवेश को हम निर्मित करें जिसमें मेल और फीमेल के बीच स्वस्थ संबंधों का विकास संभव हो सके, स्वस्थ संबंधों का विकास हो सके, तो ऐसी घटनाओं पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है। अब तो संकट गहरा रहा है। मूल समस्या क्या है? हम घर में देखते हैं हमारे दादा दादी को अपमानित करते, डांट देते, फटकार देते, गाली दे देते, मार बैठते। तो हम, पिताजी हमारे ऐसा करते, तो इन चीजों को देखते हुए हम बड़े हो रहे हैं। तो इसके कारण आप देखें दो चीजें होती, माइंडसेट जो हमारा प्रभावित होता। अगर हम बेटे हैं तो हमें लगता है कि महिलाओं के साथ ऐसा करना क्वाइट नेचुरल है, क्वाइट नेचुरल है। नहीं? और अगर हम गर्ल चाइल्ड हैं तो हमको लगता है ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली हूं जिसके साथ हो रहा है, हमारी माँ के साथ भी हुआ है, हमारी बुआ के साथ भी हुआ है, हमारी दादी के साथ भी हुआ है। तो जैसे उन लोगों ने बर्दाश्त किया वैसे बर्दाश्त करो। होता है या नहीं होता? नहीं? तो एक पहलू ये है। दूसरा पहलू है, आप मुझे ये बतलाइए, आप में से कितने लोग हैं जहां स्कूल या ट्यूशन में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया गया? बायोलॉजी में 9th-10th में रिप्रोडक्शन चैप्टर है ना, प्रजनन। कितने लोगों के स्कूलों में पढ़ाया जाता है? बस आप अकेले। कितने कितने हाथ उठे? 3 4। और सामान्यतः बच करके वहां से निकल जाया जाता। नहीं? क्यों? हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे स्कूलों में सेक्स पर बात करने को अच्छा नहीं माना जाता है। वो प्रोहिबिटेड शब्द ही है, वो प्रोहिबिटेड शब्द है। नहीं? ह्यूमन ऑर्गन पर पूरी की पूरी चर्चा होगी, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वहां पर स्किप कर जाया जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? अरे सेक्स एजुकेशन दो। और तीसरी बात मैं कह रहा, जो किताब की बात मैं नहीं कह रहा, जो अपने जीवन में हमने अनुभव किया है, मैं उसकी बात कह रहा हूं। ठीक है? अगर घर में, उस घर में जाकर के देखें जहां बेटी नहीं है, उस घर के बच्चे कैसे होंगे?
और उस घर में जाकर के देखे जहां बेटी भी है, बेटी भी है, बेटा के साथ साथ, दोनों के बेटे में फर्क होगा या नहीं होगा? महिलाओं के प्रति सेंसिटिविटी दोनों की एक ही समान होगी या अलग अलग होगी? मेरी बातें समझ रहे हैं? तीसरी चीज, नहीं, यहां पर जितने आप लोग बैठे हुए हैं, लड़कियां अगर हैं तो कहीं न कहीं लड़कों के संपर्क में रहीं, घर के बाहर, स्कूल हो, कॉलेज हो, जहां पर भी रही हो। लड़के हैं, लड़कियों के संपर्क में रहे। अब एक बात बतलाइए, जब आप संपर्क में रहे तब आपकी सोच क्या होती, जब संपर्क में नहीं रहते तब आपकी सोच क्या होती, आपका व्यवहार क्या होता? दोनों में फर्क होता है या नहीं? दोनों में फर्क होता है या नहीं? अगर आपकी लड़कियां दोस्त हैं आपकी, तो आपका व्यवहार भी मर्यादित होगा पब्लिक प्लेसेज पर, आपकी सोच भी मर्यादित होगी। बंद कमरे में आप अकेले में जो सोच लें, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम, डायरेक्टली कहें, इनडायरेक्टली कहें, तो हमारे भीतर का जो डिजायर होता है वो किसी न किसी रूप में पेसिफाई होता चलता, वो उसका रेगुलेशन आसान हो जाता है। लेकिन जब नहीं होती तो उस डिजायर को भी रेगुलेट करना मुश्किल होता है, और अपनी सोच, अपनी मानसिकता, अपने विचार को भी रेगुलेट करना मुश्किल होता। तो लेट हेल्दी रिलेशन फ्लोरिश। हम ऐसे सामाजिक माहौल का निर्माण करें, हम ऐसे पारिवारिक माहौल का निर्माण करें, हम ऐसे शैक्षणिक माहौल का निर्माण करें जहां स्त्री और पुरुष के बीच स्वस्थ संबंधों का विकास संभव हो सके, जहां पर वे सहज मैत्री भाव से भी साथ रह सके, सहज मैत्री भाव उनके बीच हो सके और उसकी व्यापक स्वीकार्यता हो। अगर घटनाओं को चेक करना है तो आपको इस फ्रंट पर काम करना होगा। मेरी बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो ये लार्जर पर्सपेक्टिव थे, जिस लार्जर पर्सपेक्टिव में रख करके चीजों को देखा जाना चाहिए। क्लियर? परसों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी वाला टॉपिक पढ़ करके आइएगा। वो टॉपिक परसों में, एक दिन में वो टॉपिक हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा अभी समय दें, देखें कितना फर्क आता है आगे, बिना इस बात की चिंता किए, प्री मेंस की चिंता। कम से कम 9th 10th दोनों एनसीईआरटी अभी हमें कवर करना है, ठीक है? थैंक यू।